हाय एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखो ये आपका ग्रुप डी का पेपर और हरियाणा पुलिस का पेपर भी अपकमिंग है। 2 मंथ या 3 मंथ के अंदर अंदर आपका हो जाएगा पेपर ये। और टू द पॉइंट आते हैं। इससे पहले मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है मॉक टेस्ट की, उसमें 25 मॉक टेस्ट की मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसमें से हमारे 5 मॉक टेस्ट वो ऑलरेडी हो चुके हैं और ये है हमारा छठा नंबर का मॉक टेस्ट। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और बिना किसी बकवासबाजी के। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से। देखो भी, और इससे पहले हमारे 5 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। आप 5 के 5 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लेना, और अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पहले मॉक टेस्ट से स्टार्ट करना, ताकि आपके 25 मॉक टेस्ट कंप्लीट करोगे ना तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने एक सीरीज को कंप्लीट किया है। तो यकीन माना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 4 अंक की संख्या है एक्स 9 2 एक्स, तो ये क्या है 36 से डिविजिबल है। ठीक है भाई। और 7 अंकों वाली संख्या है एक एक 7 अंकों वाली संख्या। 7 अंकों वाली संख्या क्या है? वाई 56 9 जेड 0 4, ये संख्या भाई हमारी। तो इसमें क्या बोल रखा है कि जो वाई है, 1 मिनट रुकना भाई ए। हम्म, इसने बोल रखा है, ये पूछ रखा है भाई, और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है जिसमें से वाई प्लस जेड की अधिकतम मान, यानी कि ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए और ये 36 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो भाई, एक्स 9 2 एक्स 4 अंकों की संख्या होगी, 36 डिविजिबल है, तो 36 को हम किस में तोड़ेंगे भाई? को प्राइम में तोड़ेंगे। को प्राइम फैक्टर यानी कि आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना उनका। तो 9 गुणा में 4 में तोड़ सकते हैं, 9 चौक 36, यानी कि ये संख्या किससे डिविजिबल होगी? 4 से भी डिविजिबल होगी और 9 से भी डिविजिबल होगी। ये मैं तोड़ना आपको इसलिए बता रहा हूँ कि तोड़ तो हम 36 को 6 इंटू 6 में भी सकते हैं, लेकिन हमें तोड़ना ऐसे नंबरों में था को प्राइम में, ताकि डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकें। तो 9 इंटू 4 हो गया हमारा। 9 इंटू 4 हो गया, तो अब देखो एक्स के स्थान पर क्या आ सकता है। 4 के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई? 4 होता है 2 की पावर 2, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होंगे कि 4 से डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हो रहे होंगे तो पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अब देखो, एक्स की जगह लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। अगर एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये 4 से डिविजिबल है, लेकिन एक्स की जगह हम 0 रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर आगे 0 रखेंगे तो कितने अंकों की संख्या रह जाएगी? 3 अंकों की संख्या रह जाएगी। इसके लिए एक्स, फिर हमें आगे क्या रखना पड़ेगा? +4 करना पड़ेगा, यानी कि एक्स के स्थान पर 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो देखो एक्स यहाँ 4 आ गया, तो एक्स आगे भी 4 आएगा। अब इसको जोड़ कर देखो भी, 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 9 19, यानी कि 19 जोड़ा गया। 19 क्या 9 से डिविजिबल होता है? नहीं होता। तो एक्स की जगह पर हम 4 वैल्यू नहीं रख सकते। अगर 4 वैल्यू नहीं रख सकते तो फिर क्या रखेंगे? 4 में आगे 4 और जोड़ो। अगर आगे 4 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? प्लस का 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि एक्स के स्थान पर हमें क्या रखना होगा? 8, और आगे भी क्या रखना होगा? 8 होगा। तो 9 और 2 11 और 8 19, 19 और 8 27। क्या 27 हमारा 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भी? एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 8। ठीक। अब आगे देखो, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है भाई, और वाई प्लस जेड का मान है जो अधिकतम होना चाहिए इस वाई और जेड का। तो 11 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? या तो आप 3 3 के पेयर बनाते जोड़कर चले जाओ उनको, या फिर क्या करो, अल्टरनेट जोड़ना स्टार्ट कर दो भाई। 4 प्लस में जेड, ये और ये, यानी कि इनका जोड़ क्या आएगा भाई? अल्टरनेट का जोड़ वाई प्लस में 6 प्लस में जेड प्लस में 4, ये हो गया। और जो बचे ना, फिर उनका जोड़ कर दो और उनको माइनस कर दो भाई, यानी कि 5 और 9 14, और 14 में 0 जोड़ेंगे तो 0, यानी कि 14 में 0 ऐड करेंगे तो 14 ही रहेगा। और अब इसका जो सम आएगा घटा मल्टीप्लाई करके, वो क्या आना चाहिए हमारा? 0 या 11 आना चाहिए। ठीक है। अब देखो क्या आ गया हमारा? 10 प्लस में वाई प्लस में जेड माइनस का 14, 0 या 11। ठीक है। अब देखो वाई प्लस में जेड माइनस क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। 0 या 11 आना चाहिए। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, वाई प्लस में जेड को 4 कर सकते हैं, तो 4 में 4 घटाएंगे तो 0, यानी कि 0 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 0 को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या बोल रखा है इसने बोल रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए तो हम वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 15 ले सकते हैं। 15 में से 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 11 आ जाएगा। और 11 क्या हमारा? डिविजिबल है 11 से। तो y प्लस में जेड की मैक्सिमम वैल्यू हम 15 ले सकते हैं, 15 से आगे नहीं ले सकते। देखो क्योंकि आगे हमारा 11 का मल्टीपल 22 डिविजिबल है। 22 आने के लिए हमें ये संख्या क्या लेनी पड़ेगी?
22 आने के लिए संख्या लेनी पड़ेगी हमें 26, लेकिन 26 हम ले नहीं सकते क्योंकि 9 और 9 से बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1 डिजिट की नहीं रहेगी ना फिर वो। 9 से ऊपर अगर हम संख्या लेंगे, मान लिया हमने y की जगह 10 ले लिया, z की जगह 10 ले लिया, तो फिर क्या हो जाएगी, वो 1 डिजिट की संख्या नहीं रहेगी, वो 2 डिजिट की चली जाएगी और 1 डिजिट की संख्या होनी चाहिए हमारी। तो y प्लस जेड क्या आएगा हमारा, y प्लस में जेड आएगा भी हमारा 15 आ जाएगा। अगर y प्लस जेड 15 आ गया तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस में जेड, यानी कि y प्लस जेड कितना हमारा 15 है भाई, और x की वैल्यू हमारी कितनी थी 8 थी, 8 दूनी 16, 16 और 15 को जोड़ेंगे तो 31, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है भाई कि कार्य करने के लिए x और y की दक्षता का अनुपात 5:4 है, यानी कि एफिशिएंसी क्या है भाई x और y की, x और y की एफिशिएंसी है 5:4 है। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? अच्छा ये बताओ टोटल वर्क कैसे आता भाई, टोटल वर्क आता हमारा एफिशिएंसी इनटू में टाइम। देखो अब एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, 5 और 4 9 है, दोनों काम करते हुए कितने दिनों में कर देते हैं उस काम को पूरा, 25 दिनों में कर देते हैं, यानी कि टोटल काम कितना आ गया भाई हमारा 25 निमा 225 आ गया टोटल वर्क। अब देखो आगे क्या बोल रखा है, एक्स अकेले कार्य करते हुए 13 दिनों के बाद छोड़ देता है, यानी कि एक्स कितने दिन कार्य करता है 13 एक्स कार्य करता है। अब बचे हुए काम को कौन करेगा भाई, वाई करेगा। वाई मान लिया वाई ने काम किया है जेड दिन किया भाई, देखो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है हमारी, एक्स की एफिशिएंसी है 5, तो 13 पंजे 65, वाई की एफिशिएंसी कितनी है भाई 4 है, तो 4 जेड, जेड क्या हमारा वाई ने जितने दिन काम किया है, तो 225 में से 65 को कम करेंगे तो 25 एक कम हो गया, 40 एक कम हो गया, तो कितना आ गया भाई 160 आ गया। तो जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4 चौके 16, यानी कि जेड की वैल्यू आ गई हमारी 40, यानी कि जो शेष कार्य है वाई अकेला पूरा करेगा कितने दिन में पूरा करेगा भाई 40 दिन में पूरा करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो भी क्या बोल रखा है कि एक समूह में कुछ बच्चों का औसत 43 किलोग्राम है, यानी कि एक कक्षा है उसमें 43 किलोग्राम के बच्चे हैं भाई, और ये नहीं पता मैं कितने बच्चे, मान लिया उसमें एक्स बच्चे हैं, ठीक है भाई। अब बोल रहा है यदि 4 बच्चे और आ जाएं, यानी कि बच्चे कितने हो जाएंगे, अब एक्स प्लस में 4 हो जाएंगे, और ये 4 बच्चे कितने कितने आएंगे भाई, ये देखो उनका वजन है 49.2, 48.8, 51.4, 50.6। अब देखो अगर ये सभी बच्चे ना 43 किलोग्राम के होते, 4 के 4 बच्चे, तो क्या कुछ औसत में फर्क पड़ता, 43 पहले सभी का एवरेज था 43 वाला, ये 4 बच्चे आ जाते तो कुछ भी एवरेज पर फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 43 का 43 रहता है। लेकिन क्या हो गया ये 43 से, अब ये देखो कि कितना ज्यादा या कम है, जो ज्यादा या कम आए, मान लिया 50 ज्यादा आ गया तो 50 ज्यादा लाए अपने साथ, मान लिया ये 50 किलोग्राम वेट अपने साथ ज्यादा लाए हैं, तो 50 किलोग्राम वेट क्या हो जाएगा सभी में डिवाइड हो जाएगा, मान लिया 50 जने हैं तो 50 में 1-1 किलोग्राम, यानी कि सभी का औसत वजन कितना हो जाएगा फिर 44-44 किलोग्राम हो जाएगा। यानी कि जो जितना ज्यादा लाए है ना ये 4 बंदे 43 को छोड़कर, 43 तो उन्हें लेना ही लेना था, एवरेज को 43 बनाए रखने के लिए, लेकिन वो क्या अब ये देखेंगे कि 43 से वो ज्यादा कितना लाए, देखो 43 से कितना ज्यादा हुई 49.2, 6.2 ज्यादा है, ये 48.8 कितना ज्यादा हुई 43 से 5.8 ज्यादा है, 51.4 कितना ज्यादा हुई 7 और 1 8.4 ज्यादा है, प्लस 50.6 कितना ज्यादा हुई 43 से 7.6 ज्यादा है। अब ये देखो इनका जोड़ कितना हुई 6 और 5 11 और 8 19 और 7 26 और 2 ये हो गया भाई, इनको जोड़ेंगे तो 26 और 2 कितना हो जाएगा भाई 28 हो जाएगा। अब देखो जो ये 28 बंदे हैं यानी कि 28 किलोग्राम वेट क्या लाई हुई है ज्यादा लाई है, अगर 28 किलोग्राम वेट ज्यादा लाई है और बंदे कितने हैं ये 1 किलो, एक बंदे पर कितना वेट बढ़ा है 1.1/2 किलोग्राम वेट बढ़ा है, इनके टोटल बंदे कितने हो गए ये 56 बंदे हो गए। मैं आपको ये बात बात बताना चाह रहा हूँ कि 28 किलोग्राम वेट है आपके पास, कितने बंदों पर बढ़ा, कितने किलोग्राम बढ़ा है, कितनों पर बढ़ा होगा ये आधा आधा किलोग्राम करके, देखो 28 किलोग्राम तो आपके पास ज्यादा है और आधा आधा किलोग्राम आपको बढ़ाना है, तो आधा आधा किलोग्राम करके हम कितनों पर बढ़ा सकते हैं 28 किलोग्राम वेट 56 बंदों पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है 56 बंदों पर बढ़ा सकते हैं। तो प्रारंभ में समूह में संख्या बच्चों की संख्या कितनी होगी, देखो 4 आने के बाद यानी कि लास्ट में थी हमारी ये 56 स्टूडेंटों की संख्या, लेकिन शुरुआत में कितने थे एक्स, एक्स प्लस 4 56 है, लास्ट में संख्या हमारे पास 56 थी तो पहले कितनी होगी एक्स की वैल्यू 52 होगी, यानी कि 4 कम होगी, तो 52 हमारी क्या आ जाएगी भाई 52 क्या आ जाएगी हमारी
प्रारंभ में समूह की संख्या आ जाएगी, यानी कि बच्चों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, 52 थी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो 28 को कैसे डिवाइड किया, तो मैंने ऐसे डिवाइड किया कि टोटल वजन था 28 किलोग्राम, एक बच्चे का औसत वजन था, एक बच्चे का औसत वजन मान लिया आधा किलोग्राम था, तो ये कितने बंदों पर बढ़ेगा भाई, एक्स बंदों पर बढ़ेगा। ठीक है, एक्स बंदों पर बढ़ेगा, मान लिया बंदे यहाँ हो गए बंदे 56, तो 2 से काटेंगे तो 28, यानी कि 28 किलोग्राम वजन है। समझ में आ गया? ये क्या है, ये टोटल वेट है, ये एवरेज वेट है, इनटू में मल्टीप्लाई पर्सन की संख्या से है, यानी कि एक्स पर्सन की संख्या से है, तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल वेट आ जाएगा। यानी कि एक बंदे का एवरेज मान लिया 5 है, बंदे कितने 20 है, तो कितना टोटल वेट हो गया, 100 किलोग्राम वेट हो गया। अब मान लिया हमें एक्स निकालना है, यानी कि पर्सन की संख्या निकालनी है, और एक बंदे का एवरेज 5 है, तो कितने पर्सन आ जाएंगे भाई, 5 से डिवाइड करेंगे तो जाकर 20 आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलो, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला था भाई, कि ए की आई बी की आई के 125% के बराबर है, यानी कि जो ए की आई है वो बी की आई के 125% के बराबर है, होगी भी 125%। ये क्या है, इनकी इनकम है। अब देखो ये बोल रखा है कि जबकि बी की बचत, यानी कि सेविंग दे रखी है भाई इन्होंने, सेविंग बी की बचत ए की बचत का 120% है, यानी कि जो बी की बचत हो रखी है वो ए की बचत का 120% है। अगर काटा पीटे करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, क्योंकि ये रेशियो में है संख्याएं, तो 5y और 6y इनकी सेविंग मान सकते हैं, और इनका इनकम क्या मान सकते हैं हम, पंजू पंजू 25 पंजा 125, 25 चौका 100। मान लिया उनकी इनकम कितनी थी, 5x है और 4x है। अब देखो आगे क्या बोला है, यदि बी कब है, बी का खर्चा, देखो अगर इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, खर्चा आ जाएगा, यानी कि 4x में से 6y माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, खर्चा आ जाएगा। और क्या बोल रखा है कि बी का जो वह है, ए के वह का, यानी कि 5x माइनस 5y करेंगे तो जो ए का ये खर्चा आ गया और ये बी का खर्चा है, तो जो बी का व्यय है तो वो ए के व्यय का 75% है, यानी 75% फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/4। अब देख लो भाई एक्स वाई की क्या वैल्यू आएगी हमारी, ऐसे करो, 4 चौके 16x, 4 छीक 24y, 3 पंजे 15x, 3 15 तिये 45y। अब ये उधर जाएगा तो x हो जाएगा, यदि बी का व्यय, हाँ भाई बी का व्यय ए के व्यय का 75% है, 75% की वैल्यू है 25 या 75, 25 चौका 100, 4 चौके 16x, 4 छीक 24y, और 3 पंजे 15x और 3 पंजे 15y, यानी कि 15y आ गया। देखो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, x आ जाएगा और y उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9y आ जाएगा। यानी कि x से y का रेशियो कितना है, 9:1 है, यानी कि x वाले कोफिशिएंट को किसी मल्टीप्लाई कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजे 35, 9 चौके 36, 9 पंजे 45 और 9 चौके 36। ठीक है भाई, और y के गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 6 एकम 6, ये था हमारी इनकम, ये है हमारी सेविंग। तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा भाई, 45 में से 5 गए 40 आ जाएगा, और 36 में से 6 गए 30 आ जाएगा। और कुछ क्या रखा है, बी की बचत, उसके व्यय का कितना प्रतिशत है, जो बी की बचत है भाई उसके व्यय का, बी की बचत 6 है और उसका व्यय कितना है भाई, टोटल 30 है, तो कितने परसेंट है, 6 कम 6 6 पंजे 30, परसेंटेज के लिए 16 से मल्टीप्लाई, यानी 5 दूनी 10, यानी कि 20% आपका क्या है भाई एक्सपेंडिचर, 20% एक्सपेंडिचर है, यानी कि बी की बचत उसके व्यय के कितने प्रतिशत है, जो बी की बचत है उसके व्यय का कितना प्रतिशत है, 20%। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है कि पी की 15 साल पहले शादी हुई थी, आज उसकी उम्र उसके विवाह के समय की उम्र से 103/5 गुना है, आज उसके बेटे की उम्र उसके वर्तमान उम्र का 1/5 है, 4 वर्ष पहले उसके बेटे की उम्र उस समय पी की उम्र के एक अंश के रूप में क्या थी। देखो ये थोड़ी लॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आप इसको ब्रेक कर करके पढ़ोगे ना, जैसे एक लाइन है पहले उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो पी की शादी 15 साल पहले हुई थी, मान लिया प्रेजेंट एज है, जो प्रेजेंट एज से 15 साल पहले शादी हुई थी उसकी, ओके मान लिया यहाँ पर शादी हुई होगी इसकी, आज उसकी उम्र उसके विवाह के समय की उम्र से 103/5 गुना, 103/5 गुना के फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 5 एकम 5 5 दिए, 5 एकम 5 और 3 8/5, यानी कि
अगर उस समय जो शादी के समय की एज है, शादी की अगर एज उस टाइम 5 यूनिट थी, तो आज कितनी यूनिट हो जाएगी उसका? 8/5 गुना है तो 8 हो जाएगी। 5 का 8/5 गुना करेंगे तो यार कितना आएगा, ये देख लो ना, 5 से 5 कट गया तो 8 आ जाएगा। अब देखो क्या बोल रखा है, आज उसके बेटे की उम्र उसकी वर्तमान उम्र का 1/5 है। हो गया, 8 हो गया। अब देखो अगले वाला स्टेटमेंट जब सोल्व होगी, जब इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी उसके पिता की, ठीक है, तो देखो 8 से कितना कम हो रखा है भाई? 5, 3 यूनिट कम है। और लेकिन क्वेश्चन में बोल कितना रखा है, कितना कम हो रखा है? 15 यूनिट कम हो रखा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो जो पी की है, जो पी की प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी भाई? 40 हो जाएगी। इनकी पीक प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 40 आ गई। अगर पी की प्रेजेंट एज 40 है, तो 4 वर्ष पहले उसके छोटे बेटे की उम्र उस समय पी की उम्र के एक अंश के रूप में क्या थे? देखो आज उसके बेटे की उम्र उसके वर्तमान उम्र का 1/5 है, यानी कि उसकी सन की उम्र कितनी हो जाएगी? 1/5 करेंगे तो 8 यूनिट हो जाएगी। यानी आज उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है? 8 है। तो 4 साल पहले उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी रही होगी भाई? यानी कि 4 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी? 4 साल रही होगी। अब देखो क्या पूछ रखा है, 4 वर्ष पहले उसके बेटी की उम्र उस समय पी की उम्र के एक अंश के रूप में क्या थी? देखो 4 साल पहले उसके बेटी की उम्र थी 4 साल। आज उसके पिता की उम्र 40 वर्ष है, तो 4 साल पहले उसकी कितनी उम्र रही होगी भाई? 36 साल रही होगी। ये पूछ रखा कि 4/36 का कितना भाग है, तो 4/36 का कितना पार्ट है? 1/9 पार्ट है, यानी कि 1/9 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई क्या दे रखा है। मैंने थोड़ा अलजेब्रा को भी टच किया है, ताकि अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए ना तो आप टैकल कर पाओ। देखो इसमें एक सिंपल फार्मूला लगेगा भाई, देखो आपने पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई की क्यूब का फार्मूला होता है एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस में 3xy और x प्लस में y। अब इसमें वैल्यू रख दो, कुछ भी नहीं करना। क्या दे रखा है? हाँ, और देखो ये तो हो गया प्लस वाले का, x माइनस वाई, इसकी क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy और x माइनस में y, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है भाई, ये दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 184 आ जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई की क्यूब कितनी हो जाएगी? 184 हो जाएगी। माइनस का 3xy, एक्स माइनस वाई निकाल लेंगे और एक्स वाई माइनस वाई यहाँ से निकालना पड़ेगा। एक्स माइनस वाई कैसे निकालेंगे भाई? एक्स माइनस वाई कितना आ गया हमारा यहाँ पर? 4 आ गया। तो 4 को रख देंगे तो 4 क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 64 आ जाएगा। 184 माइनस 3 और एक्स वाई की वैल्यू में पता नहीं है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता है तो इतनी आ गई। और 184 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई? 120 आ जाएगा। और 120 किसका आएगा? माइनस का आएगा। 3 चौके 12x वाई, माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास? 10 आ। ये तो आ गई हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई 10। देखो एक्स माइनस वाई दे रखा है और एक्स प्लस वाई पूछ रखा है, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो कितना आ जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। और ये आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। देखो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy और 4 चौके 16। मैं इसको करना चाहूँ तो वही डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मेरे को फॉर्मूला बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हरियाणा पुलिस ग्रुप डी नॉर्मल बच्चे होंगे, उनको ज्यादा ट्रिक वगैरह की इतनी नॉलेज होगी नहीं, तो इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि टाइम इनफ है तो आप बेसिक तरीके से भी आराम से कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आ गया हमारा। ये देखना बहुत जरूरत है कि आपका पेपर डिमांड क्या कर रहा है, किस चीज की कर रहा है, और हमारा पर्पज क्या है। पर्पज हमारा क्या है भाई, जो पेपर हमारा डिमांड कराना उसी चीज में हम इन्वॉल्व हो, हमें सेटिस्फाई नहीं होना कि हमें मुश्किल मुश्किल सवाल करके सेटिस्फाई होना, ऐसा आपका मैथ का लेवल आएगा ही नहीं। मैंने भी बहुत उससे ज्यादा अपर लेवल का ले रखा है भाई। अगर आप ये 25 के 25 मॉक टेस्ट कर लोगे ना तो आपको नथिंग करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, अगर आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए बस। तो आपको अगर 25 के 25 मॉक टेस्ट लगा चले जाना, मैथ में आप कुछ भी नहीं करना भाई, बाकी आप सब मुझ पर छोड़ देना।
एक्स वाई स्क्र माइनस का 2xy 16 हो गया। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है भाई, 10 है, तो एक्स वाई की वैल्यू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 16 आ गया। और एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र कितना आ गया भाई, 36 आ गया। हमें निकालना क्या है, एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमारा 36 है, और 2xy कितना है, 10 है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 20 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 56 है। यानी कि एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर 56 है, तो अनरूट होगा तो कितना आ जाएगा भाई, एक्स प्लस वाई पूछ रखा हमसे, तो एक्स प्लस वाई उधर जाकर अनरूट होगा तो कितना आ जाएगा, 2 √14, क्योंकि 2 दूनी 4 और 14 चौके 56, यानी कि 2 √14, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दे रखा, सरिता बस से 50 किलोमीटर 90 मिनट में तय करती है भाई। क्या होता है भाई हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड इंटू टाइम, या टाइम इंटू स्पीड, कुछ भी लगा सकते हो। तो क्या बोल रहा है वो कि सरिता बस से 50 किलोमीटर 90 मिनट में तय करती है, यानी कि 50 किलोमीटर है जो 90 मिनट में तय करें, 90 मिनट का अगर घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाए भाई, क्योंकि सभी क्या है भाई हमारे किलोमीटर और घंटे में है, तो हमारी स्पीड भी किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, यानी कि 50 दूनी 100 का बटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई हमारी स्पीड आ गई। किसकी स्पीड आ गई, सरिता की स्पीड आ गई। ठीक है भाई, तो देखो बस से उतरने के बाद वह 15 मिनट आराम करती है, और टैक्सी द्वारा 30 किलोमीटर 35 मिनट में तय करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है, औसत गति के लिए क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी तय की है भाई, 50 किलोमीटर तो यहाँ तय की है, और 30 किलोमीटर यहाँ तय किया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 80 किलोमीटर हो गई। अब देखो उसने टाइम कितना लगाया भाई, 90 मिनट तो यहाँ लगाया है, यानी कि स्पीड निकालने की भी जरूरत नहीं थी भाई इस क्वेश्चन में, तो 90 मिनट यहाँ लगाई है, 15 मिनट यहाँ लगाई है, 35 मिनट यहाँ लगाई है, तो कितनी हो गई भाई, 35 और 15 50, 50 और 90 140, 140 मिनट हुई है। और ऊपर के क्या हमारा 1 किलोमीटर में है, तो नीचे भी में किस में बनाना होगा, घंटों में। अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे 140 को तो 60 से डिविजिबल होगा। दो 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, और ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 80 × 240 बटे में 7, और फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी, 7 × 21, 3 7 चौक 28, यानी कि 34/2/7 हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें स्पीड निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसने ये पूछ रखा था हमसे पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड पूछ रखी थी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कितनी दूरी तय करी है उसने आने जाने में, या कहीं पर गया हो कहीं पर आया और कितना टाइम लगा उसे, तो हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 34/2/7। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि 50√3 मीटर, यानी कि 50√3 है भाई। ये पीपीटी बनाने में गलत हो जाते हैं, खुद ही मैनेज करने पड़ती हैं चीजें। कोई प्रोफेशनल एडिट ये नहीं है भाई, क्यों पीपीटी बनाने वाला है तो खुद ही चीजें करने में हल्का फुल्का गलत हो जाता है। देखो क्या बोल रखा है कि 50√3 मीटर ऊंचे एक टावर है भाई, कितना ऊंचा है, 50√3 मीटर ऊंचा भाई। ठीक है, कि शीर्ष का जमीन पर विपरीत दिशा के दो बिंदुओं से उन्नयन कोण कितना होगा भाई, उन्नयन कोण एक तो 45 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, देखो 45 डिग्री और 60 डिग्री बोल रखा है, तो ये होगा 45 डिग्री है, 45 डिग्री से आगे बढ़कर कितना होगा भाई, वो 60 डिग्री हो गया। अब आपको ये कुछ बच्चों ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर 45 यहाँ पर 60 क्यों लिखा, यहाँ पर 45 और यहाँ पर भी 60 लिख सकते, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम बढ़ते जाएंगे ना तभी तो 90 डिग्री की तरफ बढ़ेगा ना। ये कौन कितना हमारा राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, 45 60 तभी तो 90 डिग्री बनेगा ना, ऐसे खड़े होते 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 हुए ऐसे बन जाएगा 90 डिग्री। तो इसलिए पहले छोटी वैल्यू आएगी और जितने पास में जाते जाएंगे वहां पर क्या आएगी, बड़ी वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, क्या होगा भाई, ये साफ क्यों नहीं हो रहा। ठीक है भाई ये बात, अब देखो ये हो गया। 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, 10 60 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होती है, तो √3/1 होती है। और 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/1, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है भाई हमारा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो 10 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो √3
3/1 आएगी, और 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1/√3 आती है। तो परपेंडिकुलर के सामने √3 लिखा जाएगा और बेस के सामने 1 लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री में परपेंडिकुलर बाई बेस है। अब देखो ये 1 है, ये √3 है, तो क्या होगा, इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर तो √3 हो जाएगा। अब इसको और 1√3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको √3 से गुणा करेंगे तो इसको 1√3 से गुणा करना पड़ेगा ना आपको। सॉरी 45 डिग्री भाई, 30 डिग्री कहाँ से किया है, 45 डिग्री करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। अब देखो परपेंडिकुलर इसमें तो है √3 और परपेंडिकुलर इसमें है 1, तो दोनों परपेंडिकुलरों को तो हमें सेम बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, बेस को सेम इसलिए नहीं बनाए क्योंकि 60 डिग्री के लिए तो बेस सिर्फ ये है और 45 डिग्री के लिए बेस ये है। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। देखो अब करेंगे तो मल्टीप्लाई, ये पूरा क्या हो जाएगा, √3 है, इतना 1 है, तो ये कितना बच गया भाई, ये बच गया √3 माइनस 1 बच गया। पूछा क्या हमसे, बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि बिंदु के बीच की दूरी √3 माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। √3 की वैल्यू दे रखी है, मैं √3 की वैल्यू कितनी है, 50√3 है। √3 की वैल्यू 50√3 है, निकालनी है √3 माइनस 1 की वैल्यू, तो √3 से √3 कट गया और 50 √3 कितना होता है भाई हमारा, 1.732 होता है, माइनस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.732 आ जाएगा। बाई में कितना हो जाएगा भाई, 1000 हो जाएगा। 50 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से 10, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 छिक 12 और 36.66 आ जाएगा, यानी कि 1 नहीं होगा, 36.66 हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते थे कि ना, जैसे यहाँ पर हमारा कितना आ गया था, 732 बाई में 20 आ गया था। अब आपको ये तो पता चल गया कि नीचे जो जीरो है वो ऊपर जीरो से नहीं कट पाएगा, यानी कि डेसिमल तो आएगा ही आएगा, और डेसिमल एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी में, तो आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते थे। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, दो संख्याओं का एचसीएफ है 21 है, और जो, एक मिनट रुको, हाँ, जो एचसीएफ आपका वो कितना है भाई, 21 है, और जो एलसीएम है वो कितना है, एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है, यानी कि 21 का 221 गुना है एलसीएम। यदि एक संख्या 200 है और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी देखो, जो संख्याएं होती है ना आपकी, दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल होता है वो किसके बराबर आता है, संख्याओं का मल्टीपल एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल आएगा। तो देखो एलसीएम हमारा कितना है, 21 गुणा में 221 है, और एचसीएफ हमारा कितना है 21 है। अब देखो हमको ऊपर को नहीं जानी चाहिए, आप ध्यान से सुनना ये बात। देखो अगर एचसीएफ हमारा 21 है तो दोनों संख्याओं में 21 21 तो होगा ही, राइट बात है, बिल्कुल राइट बात है सर, बिल्कुल राइट बात है दोस्त। हाँ आप बोलोगे कि बिल्कुल राइट बात है भैया कि दोनों में 21 21 तो होगा ही एचसीएफ। अब देखो बच गया कितना हमारा 221, 221 को किस फैक्टर में तोड़ सकते हैं भाई हम, 221 को तोड़ेंगे तो देखो भाई किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, 13 से, 13 एकम 13 बच गया, 7 और दोनों 13 सत्ते 91, यानी कि 13 इंटू 17 लिख सकते हैं। अब देखो इसने बोल रखा है 13 इंटू 17 लिख सकते हैं। अब यह तो क्या होगा, इसने बोल रखा है कि एक संख्या 200 और 300 के बीच है। अगर एक संख्या 200 और 300 के बीच है, अब ऐसे भी हो सकता था कि पहली वाली संख्या 21 होती सिर्फ, और दूसरी वाली संख्या कितनी होती, 221 गुणा में 21 होती, क्योंकि तभी एच एलसीएम हमारा 21 गुणा 221 आएगा ना, क्योंकि एचसीएफ तो कॉमन फैक्टर एक तो आ गया हमारा 21, और एलसीएम में क्या लेना पड़ता हमें, एलसीएम में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना पड़ता है, यानी कि 21 तो आएगा ही आएगा दोनों में से, 221 हो आएगा मल्टीप्लाई करके, तो इतना तो आएगा ही। लेकिन क्या बोल रखा है, ऐसे में तो क्या होगी, पहली संख्या केवल 21 होगी, लेकिन इसने बोल रखा है कि एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, तो एचसीएफ तो दोनों का 21 21 है ही, एक की मल्टीप्लाई होगी 13 से, एक की मल्टीप्लाई होगी 17 से। अब इसका एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लोगे आप तो यही आएगा जो इसने बोल रखा है, 21 गुणा में 221 आ जाएगा। इनकी पहली संख्या हमारी क्या है, 13 एकम 13 3 1, 13 दूनी 26 और 1 27 है। यानी कि इसने बोला था कि एक संख्या हमारी क्या 200 और 300 के बीच में, यानी कि 273 क्या हमारा 200 और 300 के बीच, यानी कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो दूसरी संख्या देख लो भी क्या होगी, 17 की से मल्टीप्लाई करो, 17 एकम 17 7 1 7 दूनी 34 और 1 35। अब सम पूछ रखा भाई हमसे, सम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 और 3 15, यानी कि सम आ जाएगा हमारा दूसरी संख्या का भाई
15 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई हमारा 15 आ जाएगा। जो ये सीरीज चली हुई ना भाई, सीरीज के बाद मैं क्या करूंगा आपके लिए, जो एक मैथ की प्लेलिस्ट बनाऊंगा पूरा अर्थमेटिक की, यानी कि जो एचएससीसी के सभी एग्जामों को कवर करेगा, और तब आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं और ज्यादा डीप में सिखा पाऊंगा। अभी मैं उस लेवल पर नहीं जा सकता क्योंकि मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह ही देखना पड़ेगा हमें। अब क्या बोल रखा है अभी कि एक अर्धगोलाकार कटोरा किनारे के चारों ओर 88 सेंटीमीटर है, ये बोल रखा है भाई कि हमारा एक अर्धगोला कटोरा भाई साहब है। मैं आपको दिखा भी दूंगा। हम्म, हाँ, देखो। ए, अब देखो भाई, ये कटोरा भाई साहब हो गए हमारे। इसमें बोल क्या रखा है अब हमें, देखो। एक अर्धगोलाकार कटोरा किनारों के चारों ओर 88 सेंटीमीटर है, यानी कि जो इसके किनारे हैं ना भाई, ये 88 सेंटीमीटर है। ये किनारे हैं ऊपर से 88 सेंटीमीटर है, यानी कि ऊपर क्या हमारा एक ये क्या है भाई बताओ, सर्कल है, यानी कि सर्कल की परिधि की वैल्यू दे रखी है। परिधि क्या होती है सर्कल की, पेरीमीटर क्या होता है हमारा 2 पाई आर। 88 दे रखा है, तो 2 से काटेंगे तो 44 आ जाएगा। पाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे 22/7 इंटू में आर बराबर है 44, तो 22 से काटेंगे तो 22×2 = 44, यानी कि आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 14 आ गई। यानी कि जो अर्धगोले की रेडियस है हमारी कितनी आ जाएगी भाई, 14 आ जाएगी। अब देखो क्या, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार गिलास में कितने लोगों को परोसा जा सकता है। अब ये बोल रखा है कि जो इसका, इसमें मान लिया पानी है भाई 14 सेंटीमीटर वाले इस अर्धगोले में, यानी कि हेमिस्फीयर में। अब इसको क्या करना है, 7 सेंटीमीटर वाले कोई छोटे कटोरे हैं भाई हमारे पास अर्धगोला टाइप के। अब ये बोल रखा है कि इस छोटे कटोरे से बड़े कटोरे से कितने छोटे कटोरे में भरा जा सकता है ये पानी। तो क्या होगा भाई, जो बड़े का वॉल्यूम होगा, बड़े हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा, वो इन छोटे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम, मान लिया देखो बड़े हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, वो मान लिया छोटे कटोरे एन भरे गए, तो एन कटोरों के एन हेमिस्फीयर के इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई हमारा 2/3 पाई आर की क्यूब, रेडियस इसमें बड़ी है मान लिया। अब क्या होगा, एन कटोरे भरे जाएंगे इससे, और 2/3 पाई आर की क्यूब, यानी कि अब क्या हो जाएंगे, दोनों वॉल्यूम हमारे बराबर हो गए। जितना पानी इसमें आएगा उतना एन टाइप के अर्ध गोल कटोरे में आ जाएगा भाई, एन टाइप के कटोरे में। तो 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर कितना हमारा 14 है, 14 × 14 × 14, और एन हमारा कितना हो जाएगा भाई, एन इंटू रेडियस। रेडियस कितना दे रखा है भाई छोटे कटोरों का, छोटे अर्धगोलों का हेमिस्फीयरों का 7-7 दे रखा है, यानी कि 7 × 7 × 7 लिख देंगे। 7 से काटते चले जाएंगे तो कितना कितना आ जाएगा भाई, 7×14, 7×14, 7×14, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई हमारी, 2×4 = 8 हो जाएगी। तो कितने अर्ध गोलाकार गिलास में कितने लोगों को परोसा जा सकता है भाई, 8 लोगों को परोसा जा सकता है। इसकी ऑप्शन क्या है भाई हमारे, गलत। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल 2×4 = 8, यानी कि 8 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन मिस्टेक हो रखी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत लगेगी ना मुझे बाई चांस बाद में भी कि ऑप्शन गलत थे या गलत समझाया गया, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, टैकल नहीं कर पाए चीजों को एट द टाइम, तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। वैसे तो ऐसा हुआ नहीं है अभी तक एक मॉक टेस्ट में, लेकिन फिर भी मन माइंड है, अगर कुछ भी चीजों को गलत करेगा, जैसे हम क्या करते हैं कई बार एग्जाम में 2 तिया, क्या पता एग्जाम में बैठे हैं 2 तिया होता 6 है, लेकिन 2 तिया 8, 2 तिया 8 कितनी बार पढ़ लेंगे, 2 तिया 8 ही आएगा हमारे दिमाग में। तो अगर क्या ऐसा कुछ भी होगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा वो इस चीज को कि इस क्वेश्चन में ये गलती हो रखी है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रखा है कि 250 का x+20% फ्रैक्शन बनाएंगे तो y में 100। 220 के x% से 25% अधिक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई हमारी, 1/4 अधिक। ठीक है, अब देखो भाई काटा पीटी कर दो, कैसे काटा पीटी होगी, ये आ जाएगा भाई 220 से ये कट गया, और 25% अधिक है भाई। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 होती है हमारी। इसने बोल रहा कि 25% अधिक है, इनकी
1 यूनिट अधिक है तो संख्या कितनी हो जाएंगे अपने आप का 5/4 हो जाएंगे। तो 5/4 होगी, 5 से काटेंगे तो पंजू पंजू 25 हो गया। अब भाई क्या करें, मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 11 आएगा, 2 से काटेंगे 2 मल्टीप्लाई करो उधर भाई कितना आएगा हमारा, 2 पंजे 10x और 200 हो गया। इधर कितना आएगा भाई 11x आ गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 200 आ गई। ठीक है, पूछ क्या रखा है इसने कि x प्लस 50 का 10%, x प्लस 50 यानी कि 250 हो गया। ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 250 हो गया। 250 का 10%, 10% करेंगे तो 1/10। x के 15% है यानी कि 200 के 15% से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि ये पूछ रहा कि इससे, इस संख्या से ये संख्या कितने प्रतिशत कम है। अगर काटापीटी करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई हमारा, ये आ गया पंजू पंजू 25। इसको रेशियो में कर देंगे, पंजू पंजू 25 पांती है 15, यानी कि ये संख्या तो हमारी क्या 5 है, ये संख्या हमारी है 6। तो क्या हो जाएगा भाई 5, ये बोल रखा है कि 6 से 5 कितना कम है, यानी कि 1/6 कम है। और हम 1/6 की परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 16/2/3% आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो भी क्या बोल रखा है कि 10% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 13.6% की हानि होती है यदि वस्तु पर लागत मूल्य से 20% अंकित किया गया। देखो हमारे पास क्या होता है, सीपी होता है, एसपी होता है और एमपी होता है। मोस्टली क्वेश्चन में ये तीन ही चीजें दी होती है। में क्या बोल रखा है देखो, यदि वस्तु पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया, यानी कि लागत मूल्य उसकी 100 रुपए थी, अंकित कितना कर दिया भाई हमारा 120 रुपए कर दिया। अब इसने बोल रखा है कि दो क्रमिक छूट दी है, एक तो 120 पे 10% की छूट दी है और एक छूट और दी है। तो वो छूट देने के बाद क्या होता है भाई हमारा 13.6% की हानि होती है। हानि किस पर होगी, प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है भाई, सीपी पर होता है। तो 13.6 की हानि होगी, यानी कि 100 का 13.6% कितना होगा, 13.6 ही होगा। तो 13.6 की हानि होने के बाद कितना बच जाएगा भाई हमारा 86.4 बच जाएगा, यानी कि इसका एसपी कितना 86.4। अब देखो एमपी पुरुष ने क्या बोल रखा कि 10% छूट दे, 10% छूट दे दी तो कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। और एक छूट और दे रखी है x% की, अब देख देंगे निकाल देंगे वो क्या छूट है, यानी कि 86.4 यानी कि 864/10, 120 इंटू में 9 बाई में 10 और x% की और छूट दे रखी है। तो अब निकाल देंगे भी क्या कितनी छूट है। 10 से तो हमारा क्या कट गया, 10 कट गया और 12 से कट रहा है भैया, 12 एकम 12 से 84, 12 दूनी 24, 9 8 72, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब देखो जो एक छूट आई हमारी, यानी कि 5 से 4 एक छूट और कितनी आएगी, एक पर कितनी 5 पर कितनी छूट है, एक ही छूट है। तो परसेंटेज वालों निकालेंगे तो 5 दूनी 10 ऐसे होगा भाई। आपको समझ में आ गया होगा ना। ये देखो इसने ऐसे दे रखा है कि जो एमपी हमारा है वो 120 है और जो छूट दे रखी है यानी कि जो एसपी है छूट देने के बाद वो 86.4 है। ठीक है, ये बोल रखा है इसने कि जो एक छूट है हमारी वो कितनी है 10% यानी कि 10 से 9 है। दूसरी छूट निकालनी है हमें। दूसरी छूट कैसे निकालेंगे भाई, इसका क्या होता है हमारा, यहाँ पर मान लिया दूसरी छूट यहाँ पर एक्स है यहाँ पर वाई है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके ये चीज आती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कौन सी चीज आती है हमारी, ये चीज आती है। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करनी चाहती है तो x निकालना होगा तो नो क्या चला जाएगा हमारा यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा और 10 कहां पर चला जाएगा, 10 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकलेगी। अब देख लेंगे कि y से x कितना कम या ज्यादा है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। तो एक मिनट रुकना, एक सेकंड रुकना भैया। क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे भाई। 13वां क्या बोल रहा है कि ए बी और सी ने 4:2:9 के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए पूंजी को आधा कर देता है, यानी कि तिमाही कितनी बनेंगे भाई साल में 4 बनेंगे तिमाही। ठीक है, यानी कि 1/2 होगा भाई 4 बार, यानी कि आधा आधा होता चला जाएगा, पहले जो होगा फिर 4
1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ऐसा कितनी बार होगा भाई? 4 बार होगा। ठीक है, तो ए, बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है भाई? 4:2:9 दे रखा है। ये क्या दे रखा भाई? ये दे रखा भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है। और लास्ट में दे रखा कि ये वर्ष के अंत में लाभ का 24,000 रुपए कमाता है, तो ऐसे ऐसे बोल रखा है इसने। और सभी के लिए बोल रखा है, प्रत्येक तिमाही के अंत में ए पूंजी को अदा कर देता है, जहां बी अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है, सी अपनी पूंजी को परिवर्तित छोड़ता है। यानी कि सी क्या करता है भाई? 12 के 12 महीने इन्वेस्टमेंट सेम रखता है। तो क्या तब इन्वेस्टमेंट को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आ जाता है भाई? हमारा प्रॉफिट आता है। ये बात आपको पता होगी। यानी कि मैंने 1,000 रुपए लगाए, 2 साल के लिए अगर लगाए, तो क्या क्या आ जाएगा? फिर मेरा प्रॉफिट आ जाएगा भाई। ठीक है, तो देखो अब 4 को, क्योंकि हमें 1/2 करना है, क्योंकि बोल रखा है ना ए पूंजी को आधा कर देता है प्रत्येक 3 मंथ में, लेकिन 4 का आधा 2, 2 का आधा फिर डेसिमल में चला जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले ही मान लिया हम कर देंगे भाई 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ताकि उसमें नहीं जाइए, डेसिमल में नहीं जाए चीजें। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी आ जाएगी? इन्वेस्टमेंट आ जाएगी हमारी 8 चौक 32, 8 दूनी 16, सी 9 अट्ठा 72। देखो पहले 3 मंथ क्या करा ए ने? पहले 3 के 3 मंथ तो 32 की 32 इन्वेस्टमेंट करी रखे। उसके बाद क्या हुआ? 3 मंथ, अगले 3 मंथ के बाद उसने इसको आधा कर दिया, यानी कि 16 कर दिया अगले 3 मंथ के लिए। फिर क्या किया? फिर अगले 3 मंथ के लिए फिर आधा कर दिया इसको, फिर अगले 3 मंथ के लिए फिर आधा कर दिया इसको। अब देखो हमारे पूरे 12 महीने हो चुके हैं, 3 3 6 3 9 3 चुके, यानी कि पूरे 12 महीने का इन्वेस्टमेंट आ गया ए का। अब देखो भाई बी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा? बी ने बोल रखा है कि बी अपनी पूंजी को आधा आधा करता चला जा रहा है। तो 3 मंथ के लिए तो उसने 3 मंथ के लिए तो उसने 16 इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन बी के लिए बोल रखा है कि बी अपनी पूंजी को दोगुना करता है भाई, आधा नहीं करता, दोगुना करता है। तो 3 मंथ के बाद दोगुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 32 गुना में 3। अगले 3 मंथ के बाद दोगुना करेगा तो 64 गुना में 3। अगले 3 मंथ के बाद गुणा करेगा तो, क्योंकि अभी तक 9 मंथ हुए ना, तो 128 गुना में। ठीक है, और जो सी है वो 12 के 12 महीने बेहतर से, यानी कि बेहतर इन्वेस्टमेंट रखता 12 के 12 महीने। अब इनकी इन्वेस्टमेंट देख लो भी कितनी आएगी टोटल। 32 तिया 96, 16 तिया 48, 8 तिया 24, 4 तिये 12, 12 और 24 कितना हो जाएगा भाई? 36 हो जाएगा। 36 और 48 कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा भाई, शायद नहीं, 84। 84 हो गया। 84 को और 96 को जोड़ेंगे तो भी कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। यानी कि ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 180 रुपीज है। अब देखो बी का कितना भाई? 16 तिये 48, 32 तिया 96 और 64 तिया 3 6 18, 3 चौके 12, यानी कि 192 और 128 इंटू 3, 12 तिया 36, 8 तिया 24, यानी कि 384। अब इसको घटाओ, बताओ भाई कैसे क्या आएगा चीजें? इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। इसको और इसको, क्योंकि मैं जीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लास्ट में, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 390 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 480 आ जाएगा। ये 240 है, ये 480 है, जोड़ दो भी कितना आ जाएगा हमारा? 72 आ जाएगा, यानी कि 720 इन्वेस्टमेंट है भाई। और सी की कितनी इन्वेस्टमेंट है? 72 गुना में 12 है। देखो अगर मैं बताना चाहता ना तो पहले ही बता सकता आपको कि इनमें से कॉमन आएंगे और चीजें कट जाएंगी, लेकिन आपको चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन कॉमन लेना होगा ना आपको, सभी में से कॉमन लेना होगा। इनमें से जो जो कॉमन आ रहा है, जो जो चीजें कट रही ना, तीनों में कटनी चाहिए सेम। तो अगर हम यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 अट्ठा 72, 9 अट्ठा 72, 9 दूनी 18। मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप बेसिक से भी करोगे ना, क्योंकि आपके पास टाइम इनफ है, तो आप चीजों को करके आओ, छोड़ के मत आओ। अब देखो स्कोर काट सकते हैं हम। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब और कुछ नहीं कट सकता भाई, यानी कि 5, 20 और 24। ये क्या आ गया भाई? इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। और प्रॉफिट का रेशियो यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है मैं क्वेश्चन में 24,000, क्योंकि ए का प्रॉफिट कितना भाई? 24,000 है। पूछ क्या रखा? तो कुल लाभ पूछ रखा भाई। कुल लाभ कितना हो जाएगा? यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 2400 है, तो कुल लाभ हमारा 44 और 5 49, यानी कि 49 की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है भाई, निकाल दोगे चीजों को? समझ में आ गया?
कैसे क्या चीजें चलेंगी। देखो अगर हम इसको करने की कोशिश करें, लास्ट डिजिट सेव कर सकते हैं। देखो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाए भाई, 5 चौका 20, 4 5 अट्ठा 40। अब देखो 8 की जीरो तो वैसे ही है, लास्ट में आएगी जीरो तो, बिल्कुल लास्ट में। तो उससे पहले देखो डिजिट क्या आएगा हमारा, 8 नीम 72, यानी कि लास्ट डिजिट हमारा कितना होना चाहिए, जीरो से पहले 2 होना चाहिए। 24,000 दे रखा भाई, यानी कि 2 जीरो तो आएंगे लास्ट में। वो उससे पहले देखो भी कौन सा डिजिट आएगा, तो 9 अट्ठा 72, यानी कि एक क्वेश्चन में है तो 2 जीरो को छोड़कर पहले क्या रखा हमारा, 2 यूनिट डिजिट आ रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 में आ गया कि एक नाव है हमारी, नाव कैसे चलती है भाई, नाव एक्स से वाई स्थान तक धारा के अनुकूल और वाई से एक्स तक धारा के प्रतिकूल जाने में 4 घंटे लेती है। मान लिया इसकी डिस्टेंस कितनी है, डी है, तो डी गई, पहले तो गई एक्स प्लस में वाई की स्पीड से, फिर गई कितनी, डी गई एक्स माइनस वाई, यानी कि धारा के प्रतिकूल डाउन स्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में गई धारा के प्रतिकूल, तो टोटल टाइम कितना लगा, 4 लगा। क्यों क्यों आया ये टाइम, देखो ये क्या हमारी डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है भाई, हमारा टाइम आ जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा करने से हमारा टोटल टाइम आ गया। अब देखो क्या बोल रखा है, एक्स से वाई तक की दूरी 10.5 है, एक्स से वाई तक की दूरी 10.5 है, तो और धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इनके 9 प्लस में वाई और 10.5 बटे में 9 माइनस में वाई, तो चीजें की क्या आ जाएंगी हमारी, 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 किलोमीटर 4 घंटे हमारा टाइम आ गया। अब यहाँ से एलसीएम वगैरह लेकर कर दोगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी। वाई की वैल्यू का आप क्या कर सकते हो, इनमें से भी रख सकते हो। वाई की वैल्यू आपको निकाल कर, अभी आपके लिए होमवर्क है, तो आपको कमेंट करना है कि वाई की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आएगी। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है अगर मैं बताना चाहूँ तो, लेकिन आप बेसिक से ही सीखो क्योंकि आपके पेपर में इनफ टाइम है। और ये मैंने टारगेट ही ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के लेकर रखा है, तो चीजों को मैं ज्यादा उस डायरेक्शन में ले जाता कि आपको ज्यादा पजलिंग हो जाए। आप बेसिक से करोगे तभी कर दोगे आराम से। वैसे इसका ये आएगा 2 गुणा में डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम की स्पीड और इनटू में अपस्ट्रीम की स्पीड, इनका क्या आ जाएगा अभी हमारा, क्योंकि टोटल टाइम दे रखा है, तो टोटल टाइम दे रखा है तो इनका जोड़ आ जाएगा भाई, और इनटू में टाइम आ जाएगा 4। डिस्टेंस हमारी एक बार ही आएगी, सॉरी ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकल आएगी में, डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसकी, 10.5 दे रखी है। ऊपर क्या होगा भाई, देखो ऊपर तो होगा हमारा, ये सॉरी थोड़ा गलत हो गया, देखो ऊपर क्या होगा, ऊपर तो होगा हमारा डाउन स्ट्रीम इंटू में अपस्ट्रीम की स्पीड का मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं टोटल टाइम दे रखा भाई, तो डाउन स्ट्रीम प्लस में अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, जुड़ेगी, इनटू में 4 घंटे और टोटल स्पीड, तो ये हमारे किसके इक्वल आता है ये फार्मूला, ये डिस्टेंस के इक्वल आता है, तो ये हमारा हो जाएगा वो चीज। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, इसका कमेंट आपको आंसर है जो आपको कमेंट में करना है, मैंने बता दिया, इस मेथड से भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो। ये देखो भाई, ये दे रखा है बिल्कुल बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको जल्दी से टैकल करते हैं, कैसे क्या चीजें हैं देखो। सबसे पहले बोर्ड मास में हम क्या सोल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 3/4 में से 1/4 गया तो कितना आ जाएगा भाई, 2/4, 2/4 को करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ब्रैकेट ही सोल्व करेंगे तो 1/2 गुणा 1/2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 1/3 माइनस में 1/4, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर की चीजें, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों सोल्व करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा भाई, 1/3 में से 1/4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 12, 4 माइनस 3 हो जाए, इनकी 1/12। अब क्या दे रखा है भाई हमें, अब दे रखा है 5/6, क्योंकि अब ये ब्रैकेट और पूरी ब्रैकेट है ना, पहले तो ये अंदर अंदर वाली ये कोष्टक और इस कोष्टक को अंदर वाली चीजों सोल्व करना था, अब ये बारी ब्रैकेट है, अब इनके अंदर वाली चीजों पहले सोल्व करना। 5/6 डिवाइड, ये तो हमने सोल्व कर दिया, सोल्व करके क्या आया, 1/12 आया, 1/12 आया, तो 5/6 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 12 आ जाएगा, 6×2 = 12, यानी कि 10 आ गया। यानी कि इतनी चीजों को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया भाई, 10 आया। बोर्ड मास में कुछ भी नहीं है, रूल के हिसाब से चलेंगे और आराम से चलेंगे, चीजें सारी हो जाएंगी। 10 आ गया, 7 से 1/4 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई हमारा, 7×4 = 28 और 29/4 माइनस में 10, वो तो 4 से करेंगे तो कितना है, 10×4 = 40, यानी कि माइनस का 11/4 आ गया हमारा, डिवाइड करेंगे तो 4×2 = 8।
मेन की माइनस का 2c3/4 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्द ही मॉक टेस्ट नंबर 7 लाऊंगा और ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस से पहले मैं 25 के 25 मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट कर दूंगा। और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको कैसा मॉक टेस्ट लग रहा है, कि थोड़ा और कम लेवल चीजों का लेकर आऊं मैं, या ये जो लेवल में कंटिन्यू कर रहा हूँ ये या चीजें ठीक है, ताकि पेपर अगर हल्का फुल्का भी पढ़नी चाहिए तो आप चीजों को मैनेज कर पाए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।